हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम हमारे चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो सुट्टन एंड बोवेरी ने अब अगर हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो सुट्टन एंड बोवेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी दी अपनी। उन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने जो अपने फैक्टर्स के पैटर्न बताए, उन्होंने उसी चीज़ को लेके चला। जैसे कि मेंडल ने क्या कहा कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। मेंडल के टाइम पे जिस चीज़ को उन्होंने फैक्टर्स बोला वो आज के टाइम पे क्या है? जीन्स है। जीन्स दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो अब उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर्स पेयर में आते हैं। अब इन्होंने भी यही चीज़ बोली कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में आते हैं। फिर उन्होंने क्या फाइंड किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो एक्चुअली में पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन्स के। दैट मीन्स जिस तरीके से जीन काम करता है, जैसे मेंडल ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में, उसी तरीके से क्रोमोसोम्स भी काम करते हैं, राइट। और उन्होंने और चीज़ क्या नोटिस करी? उन्होंने कहा कि जो मेंडल के लॉज हैं उन्होंने उसी चीज़ को लेके क्रोमोसोम मूवमेंट के बारे में बात की, ठीक है। जैसे उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बात बोली कि क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन बोथ अकर इन पेयर। जीन का मतलब मेंडल ने उसको फैक्टर का नाम दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि दोनों पेयर्स में आते हैं एंड द टू एलीली ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा कि जो दो एलीली हैं एक जीन पेयर के, आपको मालूम है जीन पेयर, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें तो इसके दो एलीली है, ये एक पेयर है, एक जीन पेयर है। दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब लोकस क्या है यहाँ पे? देखो, अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं, ये जो पॉइंट है, ये जो मैं बना रही हूं, सपोज कि ये एक जीन है, तो उन्होंने कहा कि जो जीन पेयर है वो एक ही सेम लोकेशन पर होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं। अगर ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये यहाँ पे भी है। अब ये लोकस क्या है? इस पॉइंट को उन्होंने लोकस बोला। सो लोकस इज द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जितने भी जीन्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टर्स बताते हैं, कुछ ट्रेट्स बताते हैं, और हर एक जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए होता है। तो उसी चीज़ को उन्होंने, इस पॉइंट को उन्होंने लोकस का नाम दे दिया, राइट। उसके बाद क्या किया उन्होंने? सुट्टन एंड बोवेरी ने कहा, उन्होंने आर्ग्यू किया इस चीज़ पे कि जो पेयरिंग है और जो सेपरेशन है क्रोमोसोम का, एक्चुअली में वही रीज़न है, वही रिजल्ट होता है आपके सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स का। दैट मीन्स दे आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स would lead to the result of separation of pair of factors or genes they carried, right। उसके बाद और भी इनकी थ्योरीज थी। जैसे नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए। जब ये सब चीज़ें सुट्टन एंड बोवेरी ने नोटिस किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट एज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब उन्होंने क्या क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए अपनी थ्योरी के? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम है, बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन दे एग्जिस्ट इन पेयर इन अ डिप्लॉयड सेल। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, राइट।
फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट में जो गैमीट है दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ अ क्रोमोसोम एंड ओनली वन ऑफ द टू एलीली ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे सेड homologous chromosome separate at the time of meiosis। जब मियोसिस होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं मियोसिस के टाइम पर, तब उन क्रोमोसोम्स के साथ उन पर जो जीन्स होते हैं और जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। राइट, फिर और उन्होंने क्या बोला कि जो क्रोमोसोम्स है दे सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, जैसे कि जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। इस थ्योरी का और मेंडल की थ्योरी का पैटर्न ऑलमोस्ट पैरेलल है, सेम है, इसलिए उन्होंने मेंडल के लॉ को यूज़ किया क्रोमोसोम के मूवमेंट को बताने के लिए। ठीक है, आपको मालूम है कि जब मियोसिस होता है तो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उसी के साथ साथ क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं एक पॉइंट पर, उस जैसे ही क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं आपके जीन्स भी सेपरेट हो जाते हैं। राइट, सो ये थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो छोटा है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? देखो, इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की है। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल लॉ ने क्या कहा था कि जो आपका F2 जनरेशन में रेशियो आता है वो रेशियो आपका 9:3:3:1 आता है, फिनोटाइपिक रेशियो, रिमेंबर। तो अब जब उन्होंने यहाँ पे एक मॉर्गन ने इसको स्टडी किया, मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ पर स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि एक ड्रोसोफिला लिया, दैट इज़ फ्रूट फ्लाई, यू नो दैट, उन्होंने उसका क्रॉस कराया। जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट विच हैव अ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। राइट, तो इन्होंने भी क्या किया कि ड्रोसोफिला के दो कैरेक्टर्स लिए, उनको आपस में क्रॉस कराया, F1 जनरेशन आई। ठीक है, उसके बाद सेल्फिंग कराने पर क्या होता है, F2 जनरेशन मिली। अब जब इस केस में F2 जनरेशन उनको मिली तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 नहीं निकला। दैट मीन्स वो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेंडल ने तो हमें ये बोला था कि आप कोई भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लोगे प्लांट के बीच में तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको 9:3:3:1 मिलेगा। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे और उसको देखा कि ये क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेंडल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ आपको, दोबारा से इस पर आएंगे हम। फिर देखो, उन्होंने ड्रोसोफिला पे किया अपना एक्सपेरिमेंट। राइट, अब उन्होंने क्या लिया, कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए? उन्होंने लिया येलो बॉडी, अगर ये आपकी फीमेल की मान लो, ठीक है, उसको उन्होंने क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी जो आपकी मेल की है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया, वाइट आई, और यहाँ पे उन्होंने लिया रेड आई। करेक्ट। अब जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्रॉस करने पर आपको क्या मिलता है, F1 जनरेशन। हमने ये लॉज में पढ़ा है सारे और हमने करके भी देखा है, आपको मालूम है। उसके बाद जब सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन। अब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वो दो कैरेक्टर्स लिए थे जो
एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब जब एक्स क्रोमोसोम पर वो दोनों जीन्स और दो कैरेक्टर्स मैं कह लूँ प्रेजेंट थे, तो उनको F2 जनरेशन में 9:3:3:1 रेशियो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अब इसका आंसर देखते हैं हम। देखो, ये आपका क्रोमोसोम है, राइट। सपोज कि इस पर एक जीन है, ये, ठीक है। एक और जीन है जो उसके बहुत पास है, मतलब दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। वो इतना क्लोजली है कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जब ये सेपरेट ही नहीं होंगे तो दैट मीन्स ये नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम उसको क्रॉस नहीं करा सकते किसी और के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, आपको याद है उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या कहा था? जब हमारे पास ये आ जाता है, जब इसकी सेल्फिंग आप कराते हो तो जो हमें गैमीट्स मिलते हैं वो ये मिलते हैं। तो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि यहाँ पर जब आप उसको सेपरेट करते हो तो वो सेपरेट हो जाते हैं, वो ब्लेंड नहीं करते एलीलीज, यही लॉ था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों जीन्स इतने क्लोजली एसोसिएटेड थे एक दूसरे से कि वो अलग ही नहीं हो पाए। और फिर जब अलग नहीं हो पाए तो नेक्स्ट जनरेशन में वो एज इट इज़ पेरेंटल कैरेक्टर उसका एज इट इज़ प्रोजेनी में चला गया। तो इस चीज़ को उन्होंने बोला लिंकेज। देखो, लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज मतलब लिंक करना एक दूसरे से। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो क्लोजली जिनके बीच में क्लोजर एसोसिएशन होगा वो लिंकेज है। दूसरा आपका क्या टर्म था? रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, रिकम्बाइन करना, किसी दो चीज़ को दोबारा से कंबाइन करना। तो इस केस में आप कोई भी कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो वो आराम से बनेगा, यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट इस केस में नहीं है क्योंकि दो जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, बहुत क्लोजली लिंक्ड है। अच्छा चलो एक और मान लेते हैं। सपोज एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है। अब ये और ये वाले जीन में बहुत डिस्टेंस है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो अब ये रिकम्बाइन हो सकते हैं, ये सेपरेट हो सकते हैं, बट ये दोनों सेपरेट नहीं होते। तो उसी चीज़ को मॉर्गन ने क्या बोला कि ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है। ये एक्सेप्शन है मेंडल के लॉस का, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसी कोई टर्म हमने यूज़ नहीं की थी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में, राइट। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या था। लिंकेज क्या है? देखो, अब मैं जो आपको बताऊंगी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना क्या है इसमें वो होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, व्हेन टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वॉज मच मोर हायर देन दी नॉन पेरेंटल टाइप। हमने यही चीज़ देखी थी कि जब दो जीन एक डाइहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम करें और दो जीन आपस में बहुत एक ही क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है तो उनके जो चांसेस होंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन के वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि वो लिंक जीन्स है, वो एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे तो वो एज इट इज़ प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वॉज मच मोर हायर देन दी नॉन पेरेंटल टाइप, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इस चीज़ को मॉर्गन ने किस चीज़ से एट्रीब्यूट किया, उन्होंने बोला कि दिस इज़ ड्यू टू दी फिजिकल एसोसिएशन, क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे के इतने पास थे कि उनको अलग कर ही नहीं सकते आप। सो मॉर्गन ने क्या कहा कि दिस इज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। तब जब उन्होंने ये फिजिकल एसोसिएशन का नाम दिया तो उन्होंने ये टर्म निकाली कि लिंकेज। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज, द टर्म लिंकेज डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स। जब सेम क्रोमोसोम्स पर दो लिंक्स आपस में बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं
लिंकेज, राइट। नेक्स्ट आपकी टर्म है रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है? द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। एक हमने बात की पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की, दूसरी है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब आपके नॉन पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशन बनते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, राइट। अब देखो, अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है दैट मीन्स दे आर टाइटली लिंक्ड, ठीक है। जब दो जीन लिंक्ड होंगे, आपस में क्लोजली लिंक्ड होंगे, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की जो सिचुएशन है वो एकदम लो हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपस में इतने ज़्यादा फिजिकली एसोसिएटेड है एक दूसरे से कि उनको अलग करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो उस केस में रिकॉम्बिनेशन की कंडीशन का जो रेट है वो लो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में उन्होंने क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस बताए। तो बेसिक डिफरेंसेस जो थे वो ये है, यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और एक साइड हम लिंकेज की बात करते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में, सो इट लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ linked genes, right? और इस केस में क्या होगा? इट कीप्स जीन्स टुगेदर, वो आपके जीन्स को एक साथ ही रखेगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Of homologous, आप इसको कंप्लीट कर लेना, पूरा लिखना, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेशन में इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, राइट। अब थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? It increase variability by forming new gene combination. यहाँ पे क्या होगा? It reduces variability, राइट। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस है बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स में लिखेंगे कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।